नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पाठ 8 मेरा विद्रोह। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये कहानी है जिसे लिखा है सूर्यबाला जी ने। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय क्या है, समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे संदीप पत्र, अग्नि पाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। अभी यहाँ पर ये जो कहानी है, यहाँ पर सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसे पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई बच्चे हो जिनके साथ ये सारी घटनाएं होती हों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, किवाड़ धीरे से सरका कर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। देखिए, यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एक लड़का है जो क्या करता है, किवाड़ धीरे से सरका कर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन कोने में जो बैठे पिताजी हैं वो उसे देख लेते हैं और फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि किधर गए थे? तो क्या बोलता है वो? लॉन्ड्री में कपड़े देने। फिर तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? पिता ने क्या कहा कि तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? तब ये जो लड़का है क्या कहता है, रोज कब जाते हैं? तो फिर कहते हैं पिताजी की बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। चलिए अभी आगे देखते हैं। मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। देखिए फिर क्या होता है, ये जो लड़का है क्या करता है, हूँ करता है। जैसे कोई आपको डांटता है तो कैसे बोलते हैं ना, हूँ, मतलब अंदर से कितना गुस्सा आता रहता है। तो ये भी क्या बोलता है, हूँ। मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर चला जाता है। ठीक है, मन क्या करता है उसका कि उन पर जवाब के तीर चलाऊं, मतलब उनको जवाब दे ही दूँ, लेकिन फिर समझ जाता हूँ क्या कि परिणाम तो वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना और मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना। मतलब जब भी हम दोनों का सामना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ढिठाई से गुजर जाऊँगा, मतलब उनकी तरफ तो देखूंगा भी नहीं। ठीक है, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। फिर ये जो लड़का है क्या कहता है कि ठीक ठीक याद नहीं कि ये सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। मतलब ये जो लड़का है ये क्या बोल रहा है कि ठीक ठीक याद नहीं आता कि ये सिलसिला कब से
और ये कैसे शुरू हो गया, ठीक है। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, मतलब जब मुझे होश आया। जैसे हम छोटे होते हैं तो बचपन की बातें हमें कहाँ याद होती हैं, है ना। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब वहाँ से हमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद आने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मैंने तो अपने आप को जब से जाना, ऐसा ही विद्रोही मतलब किसी भी बात पे क्या कर जाना, चिढ़ जाना, घर में विद्रोह करते रहना, ठीक है। उद्दंड मतलब किसी की भी बात नहीं मानना, और ढीठ हूँ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिससे होठों से लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। फिर ये क्या कह रहा है कि बचपन मेरे लिए कैसा था, एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। मतलब जिसे होठों से लगाते क्या हुआ, पिता की महत्वाकांक्षा। अभी महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। जैसे पिताजी क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छा इंसान बने, कुछ बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरा बचपन था वो कैसा था, पहले शहद के प्याले जैसा था, लेकिन ओठों से लगाते पिता की महत्वाकांक्षा का जहर क्या हो गया, उस प्याले में घुल गया था। फिर अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। और फिर ये जो लड़का है क्या कहता है कि मुझे अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, मतलब मेरे बाल संवारे, और किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका दिया और मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम मतलब दौड़ धूप करके मुझे क्या किया, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करा पाने में क्या हो गए, सफल हो गए थे, ठीक है। फिर मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। फिर ये जो लड़का है क्या कहता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, क्योंकि उसके पिता ने एडमिशन कहाँ पे करवाया था, कॉन्वेंट स्कूल में करवाया था। तो ये लड़का क्या कहता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा और घर में पूरी तरह से कैसा वातावरण था, हिंदी का वातावरण था, ठीक है। और जो भी क्लास में मेरे बच्चे थे जिनको अंग्रेजी बोलने आती थी, क्यों आती थी, क्योंकि उनके घर का माहौल कैसा रहता था, अंग्रेजियत रहता था, मतलब उनको इंग्लिश बोलना एकदम अच्छे से आता था। तो जो टीचर होती थी, जो शिक्षिकाएं होती थी, वो उनको ही शाबाशी देती थी। क्यों, क्योंकि वो छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, मतलब बिना रुके वो अंग्रेजी बोलते थे। और कक्षा में उन्हीं लड़कों का क्या होता था, दबदबा बना रहता था। दबदबा मतलब जैसे जिसको ज़्यादा आता है उसको शाबाशी मिलती है, फिर वो सबके ऊपर धौंस जमाते हैं, तो कुछ ऐसे, ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखिए, माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। फिर ये लड़का क्या कहता है कि माँ मुझे अच्छी तरह से पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं किस में पढ़ता था, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था, इसलिए माँ भी क्या थी, लाचार थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। और तब क्या हुआ था, ये जो मेरी पढ़ाई थी वो कौन करवाते थे, मेरे पिताजी करवाते थे, ठीक है। मेरी इच्छा नहीं रहती थी कि मैं उनसे पढूं, लेकिन मेरी माँ कहती थी और माँ की बात मैं टाल नहीं सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। फिर ये लड़का क्या कहता है कि ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे क्या करते, घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। और मुझे लगता है ऐसा कि शायद मैं उन्हीं की मेहनत के बल पर 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ, ठीक है। फिर एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरे
जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। फिर ये लड़का क्या कहता है कि एक बार जो पूरी क्लास है वो कहाँ पर जा रही थी, पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया, मतलब जब मैंने पिताजी को बोला तो पिताजी ने क्या कर दिया, मुझे मना कर दिया, ठीक है। और जब मैंने जिद करी तो जो मेरे माँ और पिताजी थे उनमें झिकझिक होने लगी। मतलब जैसे होता है ना झगड़ा नहीं आप बोल सकते, जैसे माँ कहेंगी कि हाँ इनको भेज दो और पिताजी कहेंगे कि नहीं जाना है, तो ऐसे झिकझिक होने लगी। लेकिन फिर भी मैं क्या रहा, अड़ा ही रहा कि नहीं मुझे पिकनिक पर जाना है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे समझाया, फिर मैं नहीं माना तो धमकाया, डांटा गया और फिर आखिर में क्या हुआ, 2 चांटे लगा करके नालायक करार दिया गया। मतलब 2 चांटे लगा करके क्या बोला गया, नालायक, ठीक है। मुझे बहुत ही तेज से गुस्सा आया। फिर कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। और फिर यहाँ पर ये लड़का क्या कहता है कि कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ जब लाता तो क्या होते, जो पिताजी थे वो झल्ला पड़ते थे, मतलब गुस्सा हो जाते थे। 1-2 रुपए देते थे तो मैं क्या होता था, अड़ जाता था। मैं क्या बोलता था कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं 1-2 ही क्यों ले जाऊं। मैंने इस बारे में जब माँ से बात की तो माँ क्या कहती थी, इसे भी वो फिजूल खर्ची बता देती थी, ठीक है। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकिलाता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। देखिए फिर क्या होता है, अब ये लड़का क्या बोल रहा है कि रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले उसने ही मुझे बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था, ठीक है। और मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, मतलब जो उसने मुझे बताया था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। फिर आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। देखिए फिर क्या हुआ कि जो पिताजी थे, मतलब उस लड़के के पिताजी, उन्होंने एकदम से क्या किया, मना कर दिया कि नहीं जाना है। फिर मैंने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना सब शुरू कर दिया। तो गुस्से में पिताजी ने क्या किया, एक थप्पड़ गालों पर लगा दिया। गाल पर लाल लाल निशान उभर आए और उसी दिन पहली बार माँ ने क्या किया, मेरे गालों पर उंगलियां फिर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुँह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। फिर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी
से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। देखिए फिर क्या होता है, जब वो लड़का क्या कहता है कि मैं और पिताजी कहाँ पे गए, रमन के घर पे गए, ठीक है। तो रमन के जो पापा थे वो दरवाजे पर ही मिल गए। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया और फिर उनकी दृष्टि किस पर पड़ी, जो गाल लाल लाल हुए थे ना उस पर पड़ी। तो पिताजी क्या बोलते हैं कि आते आते सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि नहीं, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, तुम जरूर जाओ। देखिए समझ में आ रहा है आपको, मैं आपको फिर से बताती हूँ। क्या हुआ था कि रमन की वर्षगांठ अगले महीने आने वाली थी। रमन ने उसके बारे में मुझे, मतलब इस लड़के को पहले ही बता दिया था, जो कि बहुत इससे खुश हुआ था, ठीक है। और फिर जब उसके घर पे जाने का टाइम आया तो उसके पिताजी ने उसको एकदम से डांट दिया कि नहीं जाना है। फिर इसने क्या किया, जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से में आकर के पिताजी ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। फिर गाल पर लाल निशान उभर आए। उसी दिन माँ ने क्या किया, मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी, मतलब उस लड़के के गालों पर उंगलियां फेर कर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ भी पड़ी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि माँ ने मुंह धुलवाया, गाल पर दवाई लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। और फिर रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे, ठीक है। खूब खुश होकर उन्होंने किसको बुलाया, रमन को बुलाया और फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। तभी पिताजी ने क्या कहा कि जल्दी जल्दी मतलब आते आते क्या हुआ कि सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ, ठीक है। फिर अब ये लड़का क्या कहता है, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मतलब क्या पिताजी ने क्या कहा था कि आते आते सीढ़ियों से गिर गया था। तब ये लड़का कहता है कि मेरा दिमाग तब गुस्से से पागल हो गया, मन किया जोर से चीख पड़ूं, मतलब मुझे ऐसा मन किया कि जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे मक्कार और निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। देखिए क्या हुआ, ये लड़का क्या कहता है कि मेरा दिमाग गुस्से से क्या हो गया, पागल हो गया, मन किया कि जोर से चीख पड़ूं, रमन के पापा के सामने ही बोलूं कि ये क्या है, झूठे मक्कार और निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला तो कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। देखिए ये लड़का क्या कहता है कि जब मैं अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। उसने क्या क्या देखा, ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते से सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, क्या पूछा कि तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। फिर क्या होता है देखिए, उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। अब ये लड़का क्या कहता है कि उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया, ठीक है। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। उपेक्षा मतलब क्या होता है, अपमान करना, ठीक है। आक्रोश मतलब क्रोध, ठीक है। तो शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान किसने ले लिया, विद्रोह लेने लगा, ठीक है। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया। और फिर ये क्या बोल रहा है कि अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया था, जो हर समय क्या करता था, पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। चूँकि
पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जैसे शरीर को आप क्या बोल सकते हो, तन बोलते हो, है ना, बॉडी बोलते हो, तो ये क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, वैसे ही अगर पिता बोलो तो पढ़ाई, पढ़ाई बोलो तो पिता। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये लड़का क्या बोल रहा है कि चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिता से, मतलब मैं पिताजी से जितना चिढ़ता था उतनी ही पढ़ाई से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफुर हो गया और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। फिर ये लड़का क्या कहता है कि घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन से के साथ क्या हुआ, तंगहाली मतलब पैसे की कमी। ठीक है, और भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और शायद इसी वजह से क्या हो गया था, मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। ठीक है, और अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी, मतलब कुछ भी बात हो तो मुझे पीटा जाता था, ये तो एक आम बात हो गई थी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो पीटने का डर था वो दिमाग से काफूर मतलब वो दिमाग से ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले मैं कैसा पीटने पर डरता था कि हाँ पीट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था, मैं कैसा हो गया, दुस्साहसी हो गया। ठीक है, बार बार मार खाते खाते कैसे जो बच्चे होते हैं दुस्साहसी हो जाते हैं, ऐसे ये लड़का क्या बोलता है कि मैं क्या हो गया था, दुस्साहसी हो गया था। पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता, मतलब पिताजी जब भी मेरे ऊपर हाथ उठाते तो मैं घर से भाग जाता। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बस पढ़ाई पिछड़ती गई, फौज आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। फिर ये लड़का क्या कहता है कि बस क्या हुआ, पढ़ाई पिछड़ती गई, फौज आने लायक शायद नहीं था, लेकिन फिर भी सामान्य लड़कों से ज़्यादा मतलब अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से मुझे क्या हो गई थी, शत्रुता हो गई थी, और पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे क्या मिलता था, मज़ा मिलता था। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। चलिए फिर आगे देखते हैं। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ, अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। फिर ये लड़का क्या कहता है कि मुझे याद है मैं 5वीं कक्षा में क्या आया था, 7वीं पोजीशन, मतलब रैंक आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वैसे ही ये किस रैंक पे आया था, 7th रैंक पे आया था। ठीक है, और तब उसने 6ठी कक्षा में क्या किया, उसने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और फिर क्या आया, थर्ड आया। तो उसने क्या सोचा कि पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी क्या होंगे, खुश होंगे, लेकिन वे रिपोर्ट देखते ही क्या हो गए, एकदम गुस्से में हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि चाहे तुझे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। और फिर ये लड़का कहता है कि तब मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, और मैंने क्या सोचा कि चीख कर कहूँ कि अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। फिर अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर, मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। देखिए ये लड़का क्या कहता है कि हमेशा जब मैं पेपर दे करके आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि हाँ चलो मतलब इम्तिहान मैंने दे दिया, पेपर दे दिया, मुझे खुशी होती। लेकिन तभी क्या होता, बैठक में पिताजी मिलते और फिर बोलते कि कैसा हुआ पेपर। जैसे आप लोग के पिताजी भी पूछते होंगे, जब आप पेपर दे करके आते होंगे तो पूछते होंगे ना कि पेपर कैसा गया। तब ये लड़का क्या कहता है, मतलब तब मैं खुश होकर के कहता, क्या कहता कि अच्छा
लेकिन फिर पिताजी क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है, मतलब कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे तुम फर्स्ट आओगे। खींच कर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुन भुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। सालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर कि मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। देखिए फिर ये जो लड़का है क्या कहता है कि खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता था। मतलब जब मैं पेपर देकर आता था तब मैं नहीं सोचता था कि मेरा सामना पिताजी से हो, मैं चिढ़ता था और माँ के सामने भुन भुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। फिर सालू मुझे बच्ची लगती थी, मतलब ये लड़का क्या बोल रहा है कि सालू तो छोटी थी ना, सालू और मोंटू इससे छोटे थे, तो ये क्या बोलता है कि सालू मुझे बच्ची लगती थी, लेकिन जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ साथ पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है, मुझे उस चमची से क्या होती है, चिढ़ होती है। ठीक है, नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। और फिर ये लड़का क्या कहता है कि जो मेरा नन्हा मोंटू है, मन करता है कि हाँ उसे मैं गोद में लेकर के खिलाऊं, ऐसा मेरा मन करता है, लेकिन पिताजी उसे बहुत मानते हैं, यह सोचकर मैं सोचता हूँ कि जाने दो, इसे रोते ही रहने दो, मुझे इसी में शांति मिलती है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरी कॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट ज़रूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा हूँ। और फिर ये लड़का क्या कहता है कि इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की मतलब टेलीकॉट की कड़क कॉलर वाली क्या सिलवाऊंगा, बुशर्ट मतलब शर्ट सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया दे करके घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा और माथे पर फुलाकर उन्हें संवारूंगा, मतलब उनको कैसे बाल बनाते हैं ना वैसे बनाऊंगा। ठीक है, कर लें जो कर सकते हो मेरा, और कर लें मतलब ये अपने पिताजी को ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ये लड़का बोल रहा है कि कर ले जो कर सकते हैं मेरा हूँ। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता, अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कूली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। फिर ये लड़का क्या कहता है कि मेरा मन तो करता है कि मैं कई बार क्या करूँ, कोशिश करके फर्स्ट आ ही जाऊँ, लेकिन तब क्या होता है, तब मेरे अंदर से कोई ऐसे चीखता है कि नहीं ये तो पिताजी की जीत हो जाएगी और इसे वो अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश होंगे, और मेरा पिताजी के खुशी से क्या वास्ता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब उनका और कुछ भी वश नहीं चलता तो माँ को सुना करके दहाड़ते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है मत पढ़े लिखे करे सारे दिन मटर गश्ती, मटर गश्ती मतलब मौज मस्ती जाए सारे दिन करे, मैं इस इम्तिहान के बाद क्या करूँगा, इसे किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे इसके पिताजी कहते हैं। यह देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े
खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? देखिए क्या होता है कि ये जो लड़का है अभी क्या बोल रहा है कि यह देख लीजिए कि अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे और दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर क्या हो गया, सन्न रह जाता हूँ। मतलब ये लड़का क्या बोल रहा है कि यही देख लीजिए मैं कहाँ पर आया हूँ, नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि जो पिताजी हैं अचानक से पिताजी सड़क से गुजरते दिखे, और मैं जानता हूँ कि घर पर पहुंचकर मुझे खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे। लेकिन जब वो लड़का आता है तब बाहरी दरवाजे पर आकर वो क्या रह जाता है, सन्न रह जाता है, एकदम से सन्न रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। ठीक है, पिताजी को क्या लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द मतलब रो रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बस रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ, और मैं एकदम अवाक खड़ा रह जाता हूँ कि ये पिताजी क्यों ऐसे रो रहे हैं। ठीक है, पिताजी का ऐसा बेहद निराश, और मैंने ये जो रूप है व्याकुल रूप, मैंने ये पहली बार देखा था। जिंदगी में पहली बार अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसी अवश्य मजबूरियों के बीच में रोए होंगे मुझे लेकर? ऐसा ये लड़का वो सोच रहा है कि क्या पहले भी पिताजी ऐसे रोए होंगे? तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निःशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। हाँ मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा करिए। देखिए फिर क्या हुआ, ये जो लड़का है क्या बोल रहा है कि अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। मतलब मैंने जो भी कुछ किया मुझे उस पर बहुत सारा पछतावा हुआ। ठीक है, पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन बहुत दुखी हुआ और माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। तो आज जो माँ थी उनकी खुशी का पारावार न था। पारावार मतलब सीमा, मतलब माँ बहुत खुश थी। ठीक है, उनकी खुशी की कोई सीमा न थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे, और ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मतलब जो इसकी माँ है, किस लड़के की, वो क्यों खुश हो रही है? क्योंकि इसने जब अपने पिता को रोते हुए देखा तो इसे दुख हुआ ना। पहले कैसे ये दोनों लड़ते रहते थे, मतलब ये अपने पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब माँ ने देखा कि ये पिताजी के लिए इतना परेशान है, ये दुखी है, तब माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। ठीक है, फिर मैं निःशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। निःशब्द मतलब बिना बोले ही मन में मैं कह रहा हूँ कि पिताजी मैं संधि चाहता हूँ, मैं संधि चाहता हूँ। संधि मतलब क्या होता है, हाँ मतलब पहले देखिए, पहले झगड़ा होता है फिर मिल जाते हैं ना, तो वैसे ये लड़का निःशब्द क्या कह रहा है कि पिताजी मैं संधि चाहता हूँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा करिए। मतलब मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर शब्द वाटिका देख लीजिए। किलकना, खुशी में चिल्लाना, डपटना, डांटना, मटर गश्ती, मौज में घूमना, पारावार मतलब सीमा। मुहावरे हैं यहाँ पर। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफुर होना मतलब गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिल मिला जाना मतलब गुस्सा होना, चौपट करना मतलब बर्बाद करना, पारावार न रहना मतलब सीमा न रहना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कौन सा पाठ पढ़ा? हमने पढ़ा मेरा विद्रोह। ठीक है, तो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ, ये जो कहानी मैंने पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।